हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी संविधान की क्लास की सीरीज चल रही है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से आपके सामने में हाजिर हैं एक और शानदार क्लास लेकर। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे संविधान की पिछली वाली क्लास नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाकर आप पिछली सारी क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यह रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के बारे में ठीक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है, राष्ट्रपति को पुनः चुनाव लड़ने की पात्रता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 1951 में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। और ऑप्शन नंबर डी है, अब तक भारत के 14 राष्ट्रपति रह चुके हैं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन ए हमारे पास है, राष्ट्रपति को पुनः चुनाव लड़ने की पात्रता प्राप्त है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा सदन में लाया जा सकता है। यह बात ही बिल्कुल सत्य है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष 1951 में राष्ट्रपति पद की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत उत्तर होगा इसका। राष्ट्रपति पद की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हो चुकी थी और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, अब तक भारत में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं। यह बात भी बिल्कुल सही है। 15वें राष्ट्रपति इस टाइम पर हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे छोटे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मरने वाले भी पहले राष्ट्रपति थे। बताइए उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी है फखरुद्दीन अली अहमद। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिनकी अपनी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन सी, दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति होता है। और ऑप्शन नंबर सी है, जीवी मावलांकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, जिन लोगों की भी हमारी क्लास अच्छी लग रही है उन सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं बच्चों, इनको बढ़ाइए। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाते हैं, जैसे और सांसद शपथ लेते हैं वैसे ही हमारे लोकसभा अध्यक्ष भी शपथ लेते हैं और प्रोटेम स्पीकर द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यह किसने कहा था कि एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी है, सुभाष चंद्र बोस। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों बताइए, यह कथन किसका है? यह किसने कहा था कि एक ध्वज झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है? दोस्तों, यह वाक्य जो है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। बहुत ही अच्छा कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। थोड़ा सा इसको जूम कम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये अब बच्चों दिखाई दे रहा है ठीक से? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था उसका जो डिजाइन तैयार हुआ था वो पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, बताइए। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है। एक मिनट होल्ड रखिए। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ठीक से दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं, ऑप्शन फिर से पढ़ते हैं एक बार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया। ऑप्शन बी है, भारत के संविधान की सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ऑप्शन सी है, झंडे का हरा रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। और ऑप्शन डी है, सुप्रीम कोर्ट ने सन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे झंडे में जो 3 रंग है उनमें से एक रंग हरा है। उसका मतलब यह नहीं होता है कि साहस और बलिदान का प्रतीक हो। तो ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48 हैं। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें 35 हैं। ऑप्शन नंबर सी है, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं। और ऑप्शन नंबर डी है, तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें 39 हैं। बताइए उत्तर क्या होगा सही। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की सीटें हैं वह 35 नहीं 42 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। महाराष्ट्र में 48 हैं, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और तमिलनाडु में 39 हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं, बताइए। इनमें से कौन सा प्रदेश है जिसमें राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक हैं। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है एमपी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स अपने उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पिछली बार पूछा था लोकसभा और अब पूछा है राज्यसभा, ना कि लोकसभा। बताइए सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 18 लोकसभा की, सॉरी राज्यसभा की। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यसभा के लिए अधिकतम कितने सदस्यों राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। बताइए कितने सदस्यों को राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जा सकता है राज्यसभा के लिए मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए 238, ऑप्शन नंबर बी 250, ऑप्शन नंबर सी है 235 और ऑप्शन नंबर डी है 252। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 250 में से 12 हमारे राष्ट्रपति जी चुनते हैं। 250 में से 12 कम कर दो यानी कि हमारे पास बचे 238। तो 238 सदस्यीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सी पार्टी का प्रधानमंत्री भारत में नहीं बना है। ऑप्शन ए है जनता दल, ऑप्शन बी जनता पार्टी, ऑप्शन सी है भारतीय जनता पार्टी और ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। फ्रेंड्स आपने सभी का नाम सुना होगा लेकिन इस पार्टी का नाम नहीं सुना होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कि इसका कोई प्रधानमंत्री बना हो। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। बताइए उत्तर क्या होगा सही। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75।
प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? 78 के तहत कौन मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी अटॉर्नी जनरल और ऑप्शन नंबर डी है वित्त मंत्री। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री जी अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद में लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति जी को सूचित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्रियों सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती है। बताइए किससे अधिक नहीं हो सकती है? लोकसभा के सदस्यों से 20%, लोकसभा के 10% सदस्यों से, ऑप्शन सी है लोकसभा के 25% सदस्यों से और ऑप्शन डी है लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती है। बताइए कितने प्रतिशत सदस्यों से अधिक नहीं होगी प्रधानमंत्रियों व कुल मंत्रियों की संख्या? दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ठीक कर लेना, यहाँ पर आप प्रधानमंत्री हो गया है, ये प्रधानमंत्री ही होता है बस, मंत्रियों नहीं होता है कोई भी। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है मूल और अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर सी है न्यायिक समीक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए उत्तर सही क्या होगा? कौन सी शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है? फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल और अपीलीय क्षेत्र का अधिकार भी न्यायालय के पास है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भी न्यायालय के पास है और न्यायिक समीक्षा भी करने का अधिकार न्यायालय के पास है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग NGAC में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बच्चों बहुत ही सोच समझकर आपको उत्तर करना है, उसके बाद आपको उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखना है। बताइए उत्तर सही क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं और हमारे केंद्रीय कानून मंत्री और न्याय मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, संघ की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? संघ की कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है उपाध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है
राष्ट्रपति। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। संघ की कार्यपालिका की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित नहीं है। क्षमादान शक्ति की यानी कि अगर किसी को हमारे कोर्ट ने कोई सजा दी है तो वह राष्ट्रपति से क्षमा की प्रार्थना कर सकता है। वह कौन सा अनुच्छेद है, अगर राष्ट्रपति जी उसको क्षमा करते हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 72 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 75। बताइए सही उत्तर कौन सा होगा। दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जी को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी विधायी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी संसद और ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। बताइए किसके द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। संसद, राज्यसभा या लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है जल संरक्षण और प्रबंधन पर हमला पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 1970 और ऑप्शन नंबर डी है 1985। जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था। बताइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर बी 2005 में जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहली संसदीय मंच गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसके पास निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और ऑप्शन नंबर डी है संसद। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य की वास्तविक शक्तियां हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के पास होती है। दोस्तों जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आया है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्री और ऑप्शन नंबर डी है योजना मंत्री। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और आपसे अगर पूछ लिया जाए पुराना नाम नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। ठीक है बच्चों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष इस टाइम पर कौन है अध्यक्ष, तो बताएंगे आप
अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है बच्चों। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उपाध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे उपाध्यक्ष अरविंद। कौन है? अरविंद। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य था? बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। बताइए सही उत्तर क्या होगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य, बताइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान था। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नागालैंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी है त्रिपुरा। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसके अंदर पंचायती राज संस्था नहीं है। दोस्तों असम के अंदर भी पंचायती राज संस्था है, केरल के अंदर भी है, त्रिपुरा के अंदर भी है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, उच्च न्यायालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका मूल और अपीलीय क्षेत्र अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी सी है यह न्यायालय के रूप में कार्य करता है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए उच्च न्यायालयों को निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद है क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों और मुख्य न्यायाधीशों की और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। दोस्तों राष्ट्रपति जी द्वारा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, लोकायुक्त की संस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त संस्था की स्थापित की थी। और अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए लोकायुक्त की स्थापना कब हुई थी, कौन से सन में हुई थी, तो आप बताओगे 1 जनवरी 2013 को लोकपाल संस्था की स्थापना की गई। इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, किन मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा हमारा मौलिक अधिकार है जो इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए है भाषण देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है धर्म का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी समानता का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बताइए इन चारों में से कौन सा अधिकार हमारा ऐसा है जो खत्म नहीं होता है इमरजेंसी के दौरान? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण देने का अधिकार भी हमारा इमरजेंसी के दौरान खत्म हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, धर्म का अधिकार भी हमारा खत्म हो जाता है, यह भी नहीं होगा। समानता का अधिकार भी नहीं होगा। एक अधिकार हमारे पास बचता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारा खत्म नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी है भारत की संप्रभुता और अखंडता और एकता की रक्षा, ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद का विकास और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। बताइए सही उत्तर क्या होगा, कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम देश की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भारत की संप्रभुता अखंडता और एकता बनाए रखने और रक्षा करने का भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद की सोच का विकास करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। दोस्तों जो भी चैनल पर पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा हमारे सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 25 से 28, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29 से 30 और ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 32 से 35 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 23 से 24। ये लेख की जगह आप सबको इनको अनुच्छेद कर लेना। अनुच्छेद दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से 28। 25 से 28 में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं, अनुच्छेद 25 से 28। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है वह डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा सारी की सारी क्लास देख सकता है। वहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, संविधान की सारी क्लास वो देख सकता है। दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी अपनी अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।